मैं संजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इजी वे पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जीएस को तैयार कैसे किया जाए। तो दरअसल जीएस क्या है कि ये कोई एक विषय नहीं है, बल्कि ये कई विषयों का एक समूह है, जिसमें आप इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, समसामयिकी, उस राज्य विशेष के बारे में पढ़ते हैं। मतलब बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं। अब आपके लिए वाकई मुश्किल काम हो जाता है कि इतने सारे विषयों को एक साथ उनको तैयार कर पाना, तो ये वाकई में चुनौती का काम है। लेकिन एक बात और है कि आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, सारे एग्जाम में जीएस एक महत्वपूर्ण भाग है। और जब आप बड़ी परीक्षाओं की तरफ जाते हैं, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में, तब आप ये पाते हैं कि वहां जीएस का जो प्रतिशत भाग है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब आप बार बार प्रयास करते हैं, कई बार एग्जाम देते हैं, और हर बार फिर आपको ये कहना पड़ता है कि जीएस की वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, सफल होने से रह जाते हैं, क्योंकि आपकी जीएस में स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे जीएस कैसे अच्छी की जाए। और हम जानते हैं कि जीएस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जहां आपको समझने में आप गलती करते हैं और आप उसको फिर रट्टा मार करने की कोशिश करते हैं। रट्टा मार थोड़ा बहुत सिलेबस तो है नहीं, ये बहुत विशाल का सिलेबस होता है। आप रट्टा मार कहाँ तक करेंगे? आपको इसमें एक अच्छी तकनीकी से और एक बेहतर समझ के साथ अगर आप जीएस को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जीएस में सफल होंगे। और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हम लोग आपकी जो जीएस में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करें। और अभी जब तक इस चैनल की चूंकि अभी शुरुआत हुई है, कुछ समय बाद हम लोग जीएस के हर एक सेक्टर का, यानी जैसे इतिहास, भूगोल, सभी को एक एक करके सारा सिलेबस आपका पूरा कराएंगे। और संभवतः शायद एक वर्ष में आपका सिलेबस पूरा हो भी जाएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे जो है आपको वीडियो डेली देने वाले हैं। डेली आपको 2-3 वीडियो देने का प्रयास रहेगा। और अब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि जो अभी कुछ दिनों तक हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आप जीएस में पढ़ रहे हैं, आपको जहां जिस टॉपिक में दिक्कत आती है, आप उस टॉपिक के बारे में हमें बताएं। आप बताने के लिए हमें मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ तो लिखा हुआ है 9012161312। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा। आपको जिस टॉपिक को समझना है उस टॉपिक के बारे में लिख के भेजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख के भेजिए। जिस टॉपिक के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे, हम उसी टॉपिक को अगले 24 घंटे में आपके सामने इजी वे के द्वारा लेके आएंगे। और जहाँ तक कल की बात है, तो कल मेरे पास 3 लोगों ने अपने टॉपिक शेयर किए थे, और उसमें से सबसे पहले व्यूअर का ये कहना था कि उनको जीएस में पढ़ते समय उनको जो वर्ष होते हैं उनको याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। बाकी में बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि हिस्ट्री में तो आपको बहुत सारे वर्ष याद करने पड़ते हैं। उसके अलावा अन्य सब्जेक्ट में भी थोड़े बहुत कहीं कहीं आपको उन वर्षों के बारे में याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उस अपने पहले व्यूअर की समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं कि आप वर्ष को कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हम आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में बहुत सारे जानवरों ने ये प्लान किया कि आजकल तो बहुत सारे गेम हो रहे हैं ना, कहीं आईपीएल होता है, कहीं कुछ होता है, तो हम लोग भी क्यों ना मिलके कोई खेल खेलते हैं। तो सारे जानवर इकट्ठे हुए उसमें, और उन्होंने मिलके तय किया कि हम लोग कबड्डी का गेम खेलने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से जानवर इकट्ठे होते हैं। इसमें बहुत सारे जानवर आते हैं, जिसमें एक हांगुल मृग आता है, और कस्तूरी मृग, ये दोनों आते हैं। उसके अलावा वहां पर बाघ,
सिंह, ये भी एकत्रित होते हैं वहां खेलने के लिए। अब चूंकि खेल हो रहा है तो भाई खेल देखने के लिए पीछे कौन रहेगा, तो सब लोग आएंगे। कछुआ भी आया वहां पे, घड़ियाल भी आए। हामिन मृग, ये भी खेल देखने के लिए आते हैं। गेंडा के बाद उन तो इतने सारे जानवर वहां पर इकट्ठे होते हैं कोई गेम खेलने के लिए। अब कबड्डी का गेम होना था, तो बाकी के जानवरों ने सब इकट्ठे हुए, तो सब लोगों ने कहा सब लोग खेलेंगे। हाथी ने भी कहा बड़े उत्साह कि हमें भी खेलना है। अब जब हाथी ने खेलने की बात कही तो बाकी के सारे जानवरों ने कहा कि भाई साहब आप तो खेलने से बना कीजिएगा, आप मत खेलिएगा, वरना आपके अगर नीचे आ गए तो हमारे तो कोई खैर नहीं रहती। अब सब लोगों ने मिलके हाथी से कहा भाई नहीं आप मत खेलिएगा। अब हाथी को उन्होंने ये कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, अंपायरी का काम करें, आप एक साइड में हो जाएं और आप अंपायरी का काम करेंगे, बाकी हम लोग खेलेंगे। अब खेलने के लिए यहाँ पे 2 टीमें बनानी थी। तो पहली टीम बनती है इन दोनों लोगों की, लाल पांडा और गिद्ध की, और इस टीम का नाम हम लोग रख देते हैं लाल गिद्ध, ताकि टीम का नाम याद रहेगा कि इसमें टीम में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। और दूसरी टीम बनती है, उस टीम का नाम रख देते हैं गैंडा था से थामिन और गैंडा, ये हो गया। इधर लाल से लाल पांडा और इधर गिद्ध से गिद्ध हो गया। और ये जो हाथी हैं इनको सौंप दिया गया अंपायरी का काम, आप बीच में रहेंगे, अंपायरी करेंगे। अब ये बाकी के लोग हैं, ये सब पूरी दर्शक दीर्घा है, ये दर्शक दीर्घा है। अब यहाँ पे जो सिंह और बाघ ये ऐसे हो गए, ठीक है। और इस कहानी के पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। ये एक्चुअली है क्या कि हम लोग जो देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों को बचाने के लिए जो संरक्षण योजनाएं चलाई गई थी, संरक्षण परियोजनाएं, तो संरक्षण परियोजनाओं जो हैं इनका वर्ष बहुत पूछा जाता है। और यहाँ पे जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है कि 1970 में हांगुल परियोजना आती है, और इसके अलावा कस्तूरी मृग को बचाने के लिए भी परियोजना आती है। 1973 में बाघ के लिए परियोजना आती है, सिंह के लिए भी परियोजना आती है। 1975 में 75 में कछुआ और घड़ियाल के लिए आती है। 77 में थामिन मृग के लिए, 87 में गैंडा के लिए, 92 में हाथी के लिए, और 96 में लाल पांडा के लिए, 2006 में गिद्ध के लिए आती है। तो 20 ये हमें याद करना होता है, लेकिन ये वर्ष याद कर पाना इतना आसान नहीं होता है। अब इसी को आसान बनाने के लिए हमने इसे कहानी के रूप में लिया है, और वो कहानी अपनी चल रही है। कबड्डी का गेम अब शुरू होने जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बाघ और सिंह है ना, ये कहते हैं कस्तूरी मृग से और हांगुल से, हांगुल भी मृग है, कि भाई आप लोग थोड़ा आगे बैठ जाइएगा, ये जो मैच हो रहा है इसमें थोड़ा आगे की तरफ बैठे। तो ये दोनों लोग मना कर देते, ना भाई हम आगे नहीं बैठेंगे, आपके आगे तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपके आगे बैठेंगे अभी गेम चलेगा तो उसमें बीच में लंच होगा, तो आप तो हमारा ही लंच कर लेंगे ना, तो हमें तो भाई पीछे रहने दीजिए, ताकि अगर आप हमारी तरफ आएंगे तो हम भागने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हांगुल और जो कस्तूरी मृग है, दोनों मृग बिल्कुल पीछे रहते हैं ताकि हम भागने की कंडीशन में रहें। और कछुआ और घड़ियाल को तो भाई आगे ही बैठना है, पहली रो में बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि इनको मैच तभी दिखाई पड़ेगा, ये बहुत इनका ऊंचाई ज़्यादा है नहीं, तो इनको तो आगे बैठना है। अब इनका मैच हो रहा है, इसमें एक टीम पहली टीम हो जाती है ये वाली, और दूसरी टीम हो जाती है ये वाली, ठीक है।
इस तरह इनकी कबड्डी होती है। अब हम लोग जरा इनको समझते हैं कि याद कैसे रखेंगे। अगर आपको ये पता है लाल गिद्ध, ये सिंबल पता है, आपको पता है कि इन दोनों के बीच में 10 ईयर का अंतर है, 1996 और 2006, पूरा 10 वर्ष का अंतर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर थामिन और गैंडा, ये इनका 77 और 87, यहाँ भी पूरा 10 वर्ष का अंतर है। तो अगर आपको दोनों में से किसी एक का भी वर्ष याद रहेगा तो आप निकाल लेंगे। बाकी हाथी ये बीच में है 92, तो हाथी अंपायरी कर रहे हैं, बीच में हो गया। और मुझे लगता है शायद अब आपको ये आसान लगेगा, है ना, वर्ष याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और वो दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे, हाँ, बात हो रही थी वर्ष कैसे याद किए जाए ना, तो वर्ष के लिए दूसरा एक स्टोरी लेके चलते हैं हम लोग हैं कि चौबीस जनवरी और 1950। पहले उदाहरण में हमने ये देखा था कि अगर घटनाएं अलग अलग वर्षों में हैं तो उनको हम लोग आपस में जोड़ के कैसे याद कर सकते हैं। और इस वाली घटना में, इस वाले उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि जो सारी घटनाएं अगर एक ही वर्ष की हैं या एक ही दिन की हैं तब उनको हम कैसे याद करें। तो 1950, 24 जनवरी 1950, ये दिन है। और इस दिन में हमें ये देखना है कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस दिन सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले जो प्रदेश का नाम बदला गया था वो अपने ही प्रदेश का बदला गया था, यानी संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर किया गया था उत्तर प्रदेश। यानी ये पहला केस था जब किसी प्रदेश का नाम बदला गया था और अपने प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया था। वो दिन था 24 जनवरी 1950। उसके बाद दूसरी घटना ये थी कि संविधान सभा, ये संविधान सभा का अंतिम दिन था। ये अंतिम दिन है संविधान सभा का, जो कि देश के लिए संविधान बना रही थी। उसके अलावा इसमें और इसी दिन एक और काम हुआ था, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को संविधान सभा ने अपनाया था। इन दोनों को अपनाया था इसी दिन। और एक और उस दिन की महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रथम राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर इसी दिन से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो इतनी सारी घटनाएं एक ही दिन की हो गई हैं। 24 जनवरी में क्या क्या है? पहली घटना है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया। दूसरी है कि ये संविधान सभा का अंतिम दिन है और इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनका भी कार्यकाल यहीं से शुरू होता है। तो इतनी सारी घटनाएं हैं, इनको हमें एक साथ याद करना है। देखिए कैसे याद करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का जिसका नामकरण हो रहा है, जैसे मान लो घर में कोई छोटा बच्चा है, उसका नाम छोटू है और हम उसका नाम कुछ और अच्छा सा नाम रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो नामकरण का दिन है तो क्या किया, सोचा कि चलो कुछ कोई कथा करवा देते हैं ना, लोग कथा करवाते हैं इसी मौके पे। तो अब जब नामकरण का दिन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभा हो रही है, नहीं कथा हो रही है। यहाँ पे कथा हो रही है और जब कथा होती है तो बाद में क्या होता है, बाद में आरती होती है ना। तो आरती को यहाँ पे गाया गया, ठीक है, गाना हुआ, आरती हुआ और अंत में क्या होता है, आरती होने के बाद लोगों को प्रसाद दिया जाता है ना। तो ये प्रसाद पाइएगा और पूरा हो गया।
अब आपने देखा कि ये जो सारी इवेंट्स है, अब आप इनको जोड़ पा रहे हैं, और शायद अगर इनमें से आपको एक भी घटना अगर याद रहती है कि ये दिन था, तो बाकी सब चीज़ों को आप जोड़कर याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी देखेंगे कि वर्ष याद करने में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है ना, और अगर आप पढ़ भी लेते तो भूल जाते हैं कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है, ये आसानी से याद नहीं रहता। तो सुएज नहर का जो निर्माण है, ये 1869 में होता है। ठीक है? और हम इस वर्ष को ऐसे जोड़ लेते हैं कि यही वो वर्ष था जब अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म भी यही पे हुआ था 1869 2 अक्टूबर। ठीक है। तो हमने इसको जोड़ दिया, ये आसानी से याद रह सकता है। उसके अलावा देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है उसके 20 वर्षों बाद हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, यहाँ 2 वर्ष आगे चलेंगे। तो यहाँ इस तरह से हमने देखा कि जो कई घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को यदि हम एक दो घटनाओं से जोड़ के चलते हैं तो फिर हमें वर्ष याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और फिर जैसे जैसे हम लोगों का अभी ये कोर्स हम लोगों का जो आगे चलेगा, टॉपिक आगे आते जाएंगे, तो हम लोग आगे भी देखेंगे कि कैसे सारे वर्षों को हम लोग याद करके एक साथ याद कर लेते हैं। ठीक है। तो जो पहले व्यूअर थे जिनकी ये प्रॉब्लम थी कि हमको इतिहास में वर्ष याद नहीं होते हैं, तो उनके लिए यही कहना है कि आप वर्षों को याद करने का कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालें, आपस में उनको जोड़ें, सारी घटनाओं को जोड़ें कि ये घटना उस घटना से इतने साल पहले होती थी। जैसे आजकल गांव में क्या होता है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, और वो किसी भी घटना के बारे में ठीक से याद रख लेती हैं। उन्हें पता होता, वो ऐसे याद लाती कि ये घटना उस दिन हुई थी, जिस दिन ये बात हुई थी, उस दिन ये ऐसा हुआ था। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि कोई घटना को याद करने के लिए किसी दूसरी घटना का सहारा लेते हैं। तो यही काम आपको इस सामान्य अध्ययन में भी करना है। जहां भी आपको कोई वर्ष याद करनी हो, उसको किसी दूसरे वर्ष से आप जोड़िएगा। उम्मीद है आपको इस तरह से वर्ष याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लेते हैं हम लोग दूसरे व्यूअर की प्रॉब्लम। एक लोगों ने ये कमेंट किया था कि उनको जो है राष्ट्र और राज्य के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। कि राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है। और अब तो ये समस्या थोड़ी और बढ़ गई जब उनसे कहा गया कि एक चीज और होती है, राष्ट्र राज्य, और एक होता है राज्य राष्ट्र। इसको इंग्लिश में लेते हैं तो ये जो नेशन होता है, ये स्टेट। अब इसको हम लोग कहेंगे कि नेशन स्टेट। और ये हो जाएगा स्टेट नेशन। जब हमने उनसे फोन पे बात हुई, उनसे हमने कहा कि देखो भाई, अभी तो आप इसमें फंसे हुए थे, एक चीज और होती है राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र। तब तो बोले ये तो और समस्या बढ़ गई। अब इसको भी समझना ये क्या है, तो हम लोग इसको भी समझते हैं। राष्ट्र क्या होता है और राज्य क्या होता है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि राज्य क्या है। तो राज्य के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और ये माना जाता है कि अगर 4 तत्व हैं तो वो राज्य मान सकते हैं। राज्य में 4 तत्व होते हैं। क्या तत्व होता है? सबसे पहला तत्व होता है कोई भूभाग है, जमीन का कोई टुकड़ा है, और उस भूभाग पर, उस टुकड़े पर कुछ लोग रहते हैं, जनसंख्या वहां पर है, और उस जनसंख्या, उन लोगों के लिए कोई एक सरकार होती है, शासन व्यवस्था होती है, और वह सरकार संप्रभु होती है, उसमें संप्रभुता है। अगर ये 4 तत्व हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक राज्य का दर्जा है, एक राज्य है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है संप्रभुता को।
ये कहा जाता है कि ये राज्य की आत्मा होती है, संप्रभुता। यानी एक भूभाग है कोई, उस भूभाग पे कोई जनसंख्या रहती है, उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए एक सरकार है, शासन व्यवस्था पूरी है, और वो सरकार जो है संप्रभु है। अगर ऐसा है तो वो एक राज्य माना जाता है, स्टेट माना जाता है। और ये स्टेट की जो अवधारणा है एक लीगल अवधारणा है, यानी एक लीगल कॉन्सेप्ट है, विधिक अवधारणा है। अब आते हैं राष्ट्र के बारे में। तो राष्ट्र जो है ये एक विधिक अवधारणा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हम लोग उदाहरण से इसको समझते हैं कि इजराइल देश के गठन होने से पहले जितने भी इजराइल के जो निवासी यानी जो यहूदी लोग थे वो दुनिया भर में फैले हुए थे, दुनिया के कई देशों में निवास कर रहे थे। तो वो लोग आपस में कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे, और उन सब की मांग थी कि हमारा एक खुद का देश हो जहां हम लोग निवास करने के लिए हमको मिल जाए, जगह मिल जाए, एक हमारा राज्य हो। तो देखा जाए तो वो लोग एक अपने कल्चर से जुड़े हुए थे, और किसी भी कल्चर या कोई भी ऐसा भाषा या कोई भी जो उस चीज़ से उनका जुड़ाव होना, तो ये जुड़े हुए लोगों का समूह जो किसी चीज़ से जुड़े हुए, कॉमन चीज़ से जुड़े हुए हैं, ये समूह एक तरह से राष्ट्र कहा जाता है। तो इजराइल के लोग, जो इजराइल देश नहीं बना था, यानी यहूदी लोग थे, वो तब भी एक राष्ट्र थे। और जब उनको एक जगह मिल जाती फिलिस्तीन में, और उसके बाद उनका एक अपना उनकी जमीन उनको एक मिल जाती है, उनका एक पूरा बन जाता है, तब कह सकते हैं कि अब उसने राज्य का रूप ले लिया है। अब आते हैं इसमें आगे की चीजें, ये राष्ट्र राज्य और फिर ये राज्य राष्ट्र क्या होता है, ये यानी नेशन स्टेट और स्टेट नेशन क्या है। इसको हम ऐसे समझें कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जैसा कि पाकिस्तान की मांग काफ़ी पहले से हो रही थी, और पाकिस्तान यानी इस्लाम धर्म, एक धर्म के नाम पर कुछ लोगों को एक अलग जगह दे दी जाती है, और उस जगह को एक राजनीतिक सीमा बाउंड्री बन जाती है उनकी है। और वो जो पाकिस्तान जो बन के तैयार, पाकिस्तान जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक राष्ट्र राज्य है। क्यों? यहाँ पर राज्य तो है और राष्ट्र भी है, लेकिन यहाँ राष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है ये इसकी प्राथमिकता है। पाकिस्तान एक राज्य है, लेकिन राज्य से पहले उसमें प्राथमिकता दी गई है कि वो राष्ट्र की, क्योंकि वो इस्लाम धर्म, एक धर्म से जुड़े हुए लोग, उनका एक अपना सीमित क्षेत्र हो गया, अपना एक क्षेत्र हो गया, राज्य का रूप ले लिया। और अपने भारत को हम लोग यहाँ पे रख के देखेंगे, क्योंकि भारत राज्य भी है, राष्ट्र भी है, और भारत में जो राष्ट्र से राज्य वाली बात ज़्यादा है, क्योंकि अपने भारत में ऐसा नहीं कि एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही भाषा वाले लोग रहते हैं। तो अपने देश में विभिन्न जो है भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अपने देश में निवास करती हैं। कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक में बहुत ज़्यादा बहुलता है, यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां एक साथ निवास करती हैं। तो ऐसे देश को राज्य राष्ट्र कहा जाता है। ये एक थोड़ी पुरानी परंपरा है जिसमें इसको बहुत पहले मान्यता दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये चीज ज़्यादा नजर आती है, और ये एक चुनौतीपूर्ण भरा भी काम है। किसी भी एक देश में एक साथ बहुत सारे धर्म के लोग, एक साथ बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग अगर रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक चुनौती भरा कार्य भी होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो सेकंड अपने जो जिन्होंने समस्या को रखा था, उनकी समस्या का हल उनको मिल गया होगा। अब हम लोग एक जो तीसरी जो समस्या आई थी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और तीसरी समस्या इस बात को लेकर थी कि कल जो हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, वो छोटा सा था, 2 मिनट का वीडियो था, और उसमें चर्चा की गई थी कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में चर्चा थी। लेकिन चूंकि वो चर्चा बहुत छोटी संक्षिप्त रूप में की गई थी, 2 मिनट की थी, और एक लोग थे उन्होंने ये कहा है कि उनको थोड़ा और डिटेल में चाहते हैं कि संसदीय व्यवस्था पे थोड़ा और जाना चाहते हैं। तो हम लोग उसी वीडियो की आज शुरुआत फिर से करते हैं, और ये देखते हैं कि जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली भी कह सकते हैं, और यूँ कहें कि ये एक सरकार का रूप है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं।
तो शासन का जो स्वरूप यानी शासन व्यवस्था जो है वो आमतौर पर दो तरह से पाई जाती है। इसको हम लोग कह सकते हैं ये दो रूपों में होती है। एक तो तानाशाही व्यवस्था पाई जाती है। तानाशाही में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसे तानाशाह कहा जाता है, और वो व्यक्ति अपनी शक्ति के माध्यम से पूरी शासन व्यवस्था पर कंट्रोल नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और वो उसके बाद फिर जो उसका अगला कोई उत्तराधिकारी होता है वो भी उसी चीज को कंटिन्यू करता रहता है, और एक देश में तानाशाही जो है मिलती है। ये तानाशाही जो है निश्चित रूप से जो है किसी भी देश के लिए जो है एक खराब माना जाता है, और आजकल देखा जा रहा है कि धीरे धीरे बहुत से देशों से तानाशाही खत्म हो रही है, क्योंकि जब तानाशाही होती है तो उस देश की जनसंख्या जो बहुत परेशान होती, गरीबी बेरोजगारी से बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित होती है, तो फिर अंत में वो क्या करती है, क्रांति करती है, कोई रेवोल्यूशन होता है, और उसके बाद फिर वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में आजकल जो दूसरी प्रणाली जो पाई जाती है, जो कि जिसे हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। अब ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ये इसमें ये कहा जाता है कि ये जो शासन प्रणाली है वो जनता की है, और जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, इसमें सब कुछ जनता के लिए होता है। तो निश्चित रूप से ये शासन प्रणाली बेहतर मानी जाएगी, और ये शासन प्रणाली भी आगे चल के हमें दो रूपों में दिखाई पड़ जाती है, जिसमें एक तो होता है अध्यक्षात्मक, और दूसरी होती है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक में और संसदीय में, ये दो रूपों में हम इस व्यवस्था को बांटते हैं, और इससे बांटने का मूल आधार होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के परस्पर संबंध। यदि विधायिका, जैसे हम लोग संसद के कह सकते हैं, अपने देश में संसद है वो विधायिका होती है, राज्यों का विधानमंडल है वो भी विधायिका में आ जाता है। तो जो विधायिका होती है वो यदि कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, और कार्यपालिका अपने सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उस तरह की व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। और जहां इसके विपरीत होता है, जहां पर कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, और कार्यपालिका की नीतियां और जो उसके कार्य होते हैं उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं होती है विधायिका के प्रति, तो उस व्यवस्था को अध्यक्षात्मक कहते हैं। यह व्यवस्था आजकल अमेरिका में पाई जाती है, यूएसए में, और संसदीय व्यवस्था है ये भारत में पाई जाती है। आगे चल के यह व्यवस्था भी दो रूपों में बंट जाती है। संसदीय व्यवस्था जो है ये भी एकात्मक और संघात्मक दो नामों से ये भी देखी जाती है। अब अब जो हमारे जो व्यूअर थे जिन्होंने समस्या रखी थी, उनका ये कहना था कि वो यहाँ समझना चाहते हैं कि संघात्मक में क्या होता है और एकात्मक में क्या होता है। तो एकात्मक में ये होता है कि जब शासन व्यवस्था की सारी शक्तियाँ एक ही जगह पर केंद्रित होती हैं, सारी शक्ति एक ही स्थान पर होती है, तो वो होता है एकात्मक। जैसे नाम लग रहा है, एक लगा हुआ है, तो जहाँ सारी शक्ति एक ही जगह पर है वो एकात्मक होता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो सल्तनत काल में जो एकता होती थी, सुल्तान क्या करते थे, अपने साम्राज्य को, बहुत बड़ा साम्राज्य होता था तो उसको कई एकताओं में बांट देते थे ताकि प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से हो। तो वहाँ वो उन एकतादारों को बहुत सारी शक्तियाँ नहीं देते थे, और उनका मूल उद्देश्य ये रहता था कि हमारा शासन ठीक से चलता रहे, लेकिन जो पूरी शक्ति है वो सुल्तान के हाथों में केंद्रित रहती थी। ठीक उसी तरह की व्यवस्था हम देखते हैं जब मुगल काल में मनसबदारी प्रथा होती है, तो वहाँ भी जो बादशाह होता है वो मनसब तो बनाता है अपने प्रशासन को चलाने के लिए, लेकिन शक्तियाँ जो सारी हैं वो बादशाह के पास होती हैं। बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था जहाँ सारी शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती हैं, उस तरह की शासन प्रणाली को एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और जहाँ शासन की जो शक्तियाँ होती हैं वो संविधान के द्वारा दो या अधिक स्तरों पर बांट दी जाती हैं, वह व्यवस्था को जो है संघात्मक शासन प्रणाली कही जाती है। अब हम देखते हैं कि अपने देश के संविधान में
क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश को एकात्मक की तरफ या संघात्मक की तरफ ले जाती हैं? अब हम ये देखते हैं कि अपने संविधान में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो देश को एकात्मक की तरह इशारा करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आपातकाल के उपबंध है संविधान में भाग 18 है जो आपातकाल इमरजेंसी के लिए है। तो जब ये आपातकाल वाला उपबंध लागू हो जाते हैं, जैसे देश में कभी भी इमरजेंसी अगर लग जाती है, आपातकाल लग जाता है, तो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। ऐसा हुआ भी पहले है। अपने देश में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। प्रथम बार जो आपातकाल लगा था जब भारत में पाकिस्तान और चीन का हमला हुआ था 1962 में, जब चीन का आक्रमण हुआ था, और 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था। तो पहली बार 1962 में जो है देश में आपातकाल लगा था। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला एक बार किया था, तो फिर दूसरी बार आपातकाल लगा था। और तीसरी बार आपातकाल तब लगा था जब इंदिरा गांधी के समय 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की। तो ये जो आपातकाल का समय होता है, ऐसे समय पर सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास पहुंच जाती हैं, राज्यों की शक्तियां छीन ली जाती हैं। तो अब ये जो आपातकाल वाला भाग है, ये एक इशारा करता है कि अपने देश का जो संविधान है वो एकात्मक की तरफ झुकाव लिए हुए है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल क्या है? ये केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। वैसे तो राज्यपाल किसी भी राज्य के एक प्रथम नागरिक हैं, राज्य के एक तरह से वहाँ की जो कार्यपालिका है उसके प्रधान होते माने जाते हैं। लेकिन यह है कौन? केंद्र के प्रतिनिधि है, इनको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। तो सीधे सीधे ये है कि जो राज्य है वहाँ जो उनका जो सर्वोच्च पद है वो पद केंद्र के द्वारा लाया जा रहा है, केंद्र के द्वारा उसको जो मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये भी जो राज्यपाल का पद है, ये इस तरह से पद भी एकात्मक की तरफ ले जाता है। इसके अलावा जो शक्तियां होती हैं, हम लोगों ने 7वीं अनुसूची में पढ़ा था कि शक्तियों का जो विभाजन है, शक्तियों का विभाजन ये तो खैर संघात्मक की तरफ ले जाता है, लेकिन शक्तियों का विभाजन तो हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग बारीकी से देखते हैं। सबसे पहली संघ सूची होती है और दूसरी राज्य सूची है, तीसरी है समवर्ती सूची। इन सूचियों के बारे में बता दें, इन सूचियों में जितने भी विषय हैं, मूल रूप से इसमें 97 विषय थे, अब इससे बढ़ गए थोड़े 100 है। तो संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को होता है। और समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है, दोनों लोगों को कानून बनाने का अधिकार है। तो यहां तक तो ठीक है, ये व्यवस्था लग रहा है कि यहाँ संघात्मक वाली बातें हैं कि दोनों को शक्तियां दी गई हैं, राज्यों को भी शक्ति दी मिली हुई है, संघ को मिली हुई है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि संसद को इस सूची पर तो कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो राज्य सूची पर भी कानून बनाती है। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 249 ये निर्धारित करता है कि यदि 2 या 2 से अधिक, नहीं सॉरी, इसमें ये कहा गया कि राज्यसभा के उपस्थित होकर 2/3 सदस्य यदि
एक मतदान के द्वारा ये साबित कर दें कि किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो फिर केंद्र यानी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 250, इसमें यह प्रावधान है कि जब आपातकाल का समय होता है, देश में इमरजेंसी लगी हुई होगी, उस समय संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पर 252 है, उसमें भी ये उल्लेख किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करते हैं कि किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, तो उन राज्यों के लिए वो कानून बनाया जा सकता है। तो यहाँ भी संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पर हम देखते हैं कि संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा समवर्ती पे दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक बात आती है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं और यदि दोनों के कानूनों में विरोधाभास आ जाता है, तो उस केंद्र के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो इस तरह, और इसके अलावा एक जो और है यहाँ पे होता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट सूची जो है ये आर्टिकल 248 में है, इस पर भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। तो कहीं ना कहीं शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन वो शक्तियों का विभाजन इस तरह से किया गया है कि वहां पर भी केंद्र यानी कि इस केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, संसद के पास अधिक शक्तियां हैं। तो ये इशारा करता है कि भारत का जो संविधान है वो दिखने में तो संघात्मक लग रहा है, लेकिन वो एकात्मक की तरफ झुकाव लिए हुए हैं। इसके अलावा संसद को यह अधिकार है कि किसी नए राज्य का सृजन कर सकती है। और भी कई ऐसे लक्षण हैं जो ये साबित करते हैं, जैसे भारत में नागरिकता है वो एकल नागरिकता होती है, सिर्फ केंद्र के नाते मिली हुई है नागरिकता, हम लोग भारतीय वाली है, और राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। तो ये इस बात से भी इशारा होता है कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक की तरफ झुकाव लिए हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एकात्मक है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें संघात्मक वाले भी लक्षण हैं। संघात्मक वाले भी लक्षण क्या है कि अपने यहां संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान को सर्वोच्च माना गया है, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार सर्वोच्च है। और यहाँ जो सरकार 2 स्तरों पर गठित की गई है वो संविधान के अनुसार है, न कि केंद्र ने राज्यों की बारे में इनकी गठित किया है। संविधान की सर्वोच्चता और